तो V डैश माइनस 0/4 प्लस, अब पॉसिबल ही नहीं है, ये तब पॉसिबल होगा जब इधर से 1 एम्पियर का करंट जा रहा हो, ख़त्म कहानी। तो आपसे यही तो पूछा गया था कि ए और बी के बीच में कितना करंट है, तो तुरंत कहोगे ए और बी के बीच में, ए बी वाले वायर में वी हैव 1 एम्पियर करंट, और जो करंट का डायरेक्शन है ये बी टू ए। हाय एवरीवन, कैसे आप लोग? तो जैसे ये सवाल आपको दिख रहा है, ठीक है, यहीं से शुरू करते हैं। बेसिकली मैं इसमें नोडल एनालिसिस आपको ढंग से समझाने वाला हूँ। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारे पॉइंट्स आपने देखे हैं, आपको डेफिनेशन पता होता है, कौन से पता है, सब कुछ पता है आपको। लेकिन जैसे सर्किट के सवाल होते हैं और जो थोड़ा सा अलग लाइन पे होता है, तो हमारा फ्लो गायब हो जाता है, ठीक है। फिर हम उसमें किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, मतलब जंक्शन रूल, लूप रूल सब अप्लाई करने की सोचते हैं, और वो टाइम लग जाता है, फाइनली हम आंसर तक नहीं पहुंच पाते हैं। स्पेशली हमने देखा है कि भाई बच्चों के ये डाउट्स रहते हैं सर्किट में, कि अभी एक स्टूडेंट का है, मैं थोड़ा लेट भी हो गया ये वीडियो डालने में, लेकिन फिर भी कि उसका ये था कि कैसे करंट किधर से जाएगा नहीं समझ आता है। तो उसके लिए अगर हम देखें, नोडल एनालिसिस एक परफेक्ट तरीका हो सकता है, ठीक है। और एक बार ढंग से समझ लें तो काम बन जाएगा, है ना। तो मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस क्वेश्चन को हम लोग नोडल एनालिसिस से ही करेंगे, बट एक बार पहले समझ लें कि है क्या। तो सबसे पहले हमें केसीएल की बात करनी चाहिए। व्हाट इज केसीएल? किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको आप जंक्शन रूल भी करते हैं, इसको आप जंक्शन रूल भी बोल सकते हो, ठीक है सर। तो जंक्शन रूल पे क्या होता है, जंक्शन की बात करते हैं। जंक्शन मतलब एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे आपको दो से ज़्यादा ब्रांचेस जैसे दिख रहे हो, इनफैक्ट ब्रांच होगा, ठीक है। एक ही ब्रांच हो गया मतलब दो तो निकलना ही निकलना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये याद रखना होता है कि सम ऑफ करंट्स कमिंग इनटू, ठीक है, मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ द करंट्स गोइंग आउट, ठीक है। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो I1 प्लस, ये सबको पता होगा, I1 प्लस I2 मस्ट बी इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5, ये लिखते हैं हम लोग, ठीक है। दिस इज कॉल्ड करंट रूल, किरचॉफ्स करंट रूल, ठीक है। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि भाई इनकमिंग करंट जितने भी होंगे उसका सम इट मस्ट बी इक्वल टू जितने भी करंट बाहर जा रहे हैं, आउटगोइंग करंट्स, ठीक है। तो कमिंग इनटू द जंक्शन एंड गोइंग आउट फ्रॉम द जंक्शन, ठीक है। तो अगर आप ये लिख रहे हो, इसके बाद अब देखो, यहीं से हमें लूप रूल पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहीं से काम बन जाएगा, है ना। तो अब आपको पता होता है कि ओम्स लॉ को आपको लिखना आता है कि भाई अगर हम लोग किसी भी रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो रेजिस्टेंस के थ्रू करंट होगा इफ देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस। इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट होगा इफ देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर मैंने इसको ए लिख दिया, इसको बी लिख दिया, तो हम पक्के तौर पे कह सकते हैं कि दैट आई कैन बी रिटन एज वी ए माइनस वी बी, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। तो दैट पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस को करंट लिख सकते हैं। ये कहाँ से मिला हमें? ये ओम्स लॉ से मिला। इतना तो पता होता है सर आपको, ये ओम्स लॉ से मिला। यहां तक बातें समझ आ रही है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए सर, ठीक है। अब हम लोग सिर्फ केसीएल और इस ओम्स लॉ को अप्लाई करके कहानी करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो एक बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर उठा लेते हैं सर, है ना। बहुत एक सिंपल सा स्ट्रक्चर लेते हैं जहाँ से कि हम नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व करें और वहीं से नोडल को समझ लें कि वो एनालिसिस कहता क्या है। अब देखिएगा, नोडल एनालिसिस जो हमने कहा आपसे, ठीक है, नोडल पे अगर हम जाएंगे, देखना ध्यान से समझना, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का है, ठीक है। अगर हम लोग नोडल एनालिसिस पे जाएंगे तो वो कंप्लीट एनालिसिस देता है उस सर्किट के लिए। तो हम यहाँ से करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, इफ़ रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, इफ़ रिक्वायर्ड आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस नहीं है तब भी, ठीक है। तो अब देखो नोडल एनालिसिस पे क्या होगा कि मान लो एक सिंपल सा सर्किट हमने दिया आपको, ऐसा ले लो, ठीक है, जो 10th क्लास में होता था, और आप इसको बड़े आराम से इत्मीनान से सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी पंगे के। लेकिन नोडल क्या कहता है वो समझने के लिए मैंने लिख दिया, ठीक है। ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ठीक है। यहां तक बातें समझ आ रही है? इसमें कुछ बैटरी डाल देते हैं सर हम लोग, ठीक है। इसके अंदर हमने कुछ बैटरी लगा दी, सपोज ये
20 वोल्ट हो गया। ठीक है, तो नोडल एनालिसिस पे जाएंगे, भाई इसमें करंट निकालना बड़ा आसान है, आप आर इक्विवेलेंट निकालोगे और करंट वहाँ से पता लग जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर हम लोग नोडल पे जाते हैं तो नोडल एनालिसिस में क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट लिखना होता है रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट मतलब जीरो पोटेंशियली आपको एज्यूम करना पड़ता है, जीरो पोटेंशियल ये एज्यूम करना पड़ता है। नॉर्मली हम लोग इसमें याद रखिए कि नेगेटिव टर्मिनल, जरूरी नहीं कि ऑलवेज नेगेटिव, नेगेटिव टर्मिनल पे रखना कन्वीनियंट होता है। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल पे रखना कन्वीनियंट होता है, ऐसा नहीं कि यही रूल है, लेकिन यहाँ पे रखेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, तो आइडिया ये होता है कि हम हर एक एलिमेंट, हर एक कंपोनेंट जो भी सर्किट का, इवन कि कैपेसिटर हो वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, तो हर एक कंपोनेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिख लेते हैं। उसके बाद केसीएल यूज़ करके, क्योंकि सर्किट जब कॉम्प्लिकेटेड होगा तभी हमें नोडल की ज़रूरत पड़ेगी, और सर्किट कॉम्प्लिकेटेड तब होगा जब ब्रांचेस होंगे, स्ट्रेट है तो काहे की नोडल की ज़रूरत पड़नी है सर, है ना। तो सबसे पहला ये लिख दिया सर। इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिख लो। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे ज़ीरो एज्यूम कर लिया, ठीक है, तो अब इस लाइन पे देखोगे तो ये इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 20 होना चाहिए। ठीक है, और इसको हमने ज़ीरो एज्यूम कर लिया, तो ये पक्के तौर पे 20 होगा क्या। सबसे पहली चीज़ कि भाई आपको, आपके पास डिफरेंस लिखना है, और जो क्वेश्चन के थ्रू जो सर्किट में लिखा होगा डिफरेंस फिक्स्ड होगा। ठीक है, तो अगर बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के बीच के हम डिफरेंस की बात करें, इट इज़ क्लियरली 20 वोल्ट। और अगर हमने नेगेटिव टर्मिनल को ज़ीरो एज्यूम कर लिया, इसको हमने एज्यूम कर लिया, तो अब इस चीज़ को पक्का करने के लिए यहाँ पे 20 होना ज़रूरी है। अब यहाँ जो पॉइंट है इसको कुछ एज्यूम कर लेते हैं हम लोग V1, ऐसा कर सकते हैं। अब आप देखो यहाँ से क्या होता है कि भाई जंक्शन पे थोड़ा सा बस उसको इम्प्रोवाइज करना है, जो आपने करंट रूल पढ़ा अभी, जंक्शन रूल, कि भाई किसी भी जंक्शन पे इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट्स दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। तो अगर मैं ये कह दूं कि भाई अगर इनकमिंग और आउटगोइंग उन सबको ऐड कर दिया जाए तो ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, अब जरा सा सोचो कि मैंने ऐसा एजम्पशन ले लिया कि सब बाहर ही जा रहा है करंट, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब इसमें से कुछ ऐसे होंगे जिसकी वैल्यू अपने आप नेगेटिव हो जाएगी। अगर मैंने इसको I1 लिख दिया, मैंने इसको I2 लिख दिया, इसको मैंने I3 लिख दिया, इसको मैंने I4 लिख दिया, इसको मैंने I5 लिख दिया, तो हमें पक्के तौर पे ये लिखना पड़ेगा सबसे पहले तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो पॉसिबल है तो कैसे, किसी इसमें एटलीस्ट एक या एक से ज़्यादा के जो करंट के वैल्यूज़ हैं, जो करंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो हम ये लिख सकते हैं I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसमें से क्या होगा कि भाई एटलीस्ट 1, ठीक है, एंड एट मैक्स 4 करंट्स जो होंगे वो नेगेटिव होंगे। समझ आ रही बात, तभी ये ज़ीरो हो पाएगा। इसका मतलब एटलीस्ट एक तो ऐसा होगा जो बाहर जा रहा होगा, बाकी सभी अंदर आ रहे होंगे। मेरी बात समझ रहे। तो इसमें से हमें एज्यूम करना है कि किसी भी एक को, तो जब इसमें जरूरी नहीं कि हम किसको प्लस या किसको माइनस ले रहे हैं, वो तो उस पर्टिकुलर रेफरेंस के लिए होगा कि हमने ये लिख दिया इनकमिंग को हमने नेगेटिव लिखा, ऑब्वियसली आउटगोइंग पॉजिटिव होगा। इनकमिंग को हमने पॉजिटिव लिख दिया तो आउटगोइंग नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इस फंडे पे काम करते हैं और हम लिखते हैं कि जब भी हमारे पास जंक्शन है तो जंक्शन वाले पोटेंशियल को हम सुपीरियर मान लेते हैं और हम सारे डायरेक्शन में करंट लिख लेते हैं। तो जब हमने एज्यूम कर लिया कि V1 सबका बाऊजी है तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा जी। ठीक है, अब तुम तीनों करंट निकाल दो, अकॉर्डिंग टू दिस एजम्पशन ऐड करके ज़ीरो कर दो, पक्का हो जाएगा। तो अब देखो वही काम यहाँ पे किया हमने। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस एनालिसिस पे जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि देखो, एक मिनट रंग बदल दो इसका, हाँ ठीक है। तो यहाँ से देखोगे तो हमने यहाँ से एक करंट इधर दिखा, इसको हमने I1 लिख दिया, एक इधर दिखा है इसको हमने I2 लिख दिया, और एक इधर दिखा है I3 लिख दिया। Although it is not possible, एटलीस्ट एक तो अंदर आना चाहिए, लेकिन हमने यही एज्यूम करके सबको ऐड करके ज़ीरो करना है। तो अब अगर आप देखोगे तो इस तरफ जो करंट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो V1 माइनस 20 अपॉन 4 लिख सकते। तो V1 माइनस 20 अपॉन 4,
फिर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V1, तो V1 तो ठीक है -0/1, ठीक है, प्लस V1 -0/2, तीनों करंट लिख दिया हमने, इट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इसमें अपने आप एटलीस्ट एक ऐसा करंट होगा जो नेगेटिव में होगा और वो सॉल्व करके रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर आप देखेंगे यहाँ तक बातें समझ आ रही है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब इस सबको सभी को सॉल्व कर देंगे तो इस इक्वेशन में एक ही अननोन है, दैट इज V1, एक ही अननोन है, दैट इज V1। तो अगर हमने V1 कैलकुलेट कर लिया, अब सारे करंट्स निकाल सकते। तो यू विल फाइंड कि जब हम V1 कैलकुलेट करेंगे तो वो डेफिनेटली 20 से कम होगा। मतलब ये जो करंट है वो इधर होगा, तो वही माइनस होकर के सब ऐड होकर के 0 हुआ होगा। तो आप फटाफट इसको सॉल्व करिएगा। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे, आप इसको सॉल्व कर ही लीजिएगा नॉर्मल तरीके से भी, तो आप उसको चेक कर पाएंगे। तो V1 जो आ जाएगा ये 20/7, ठीक है। तो एक्चुअल जो करंट होगा सर, वो हम दिखा सकते हैं कि इसमें करंट I1 हो जाएगा, है ना। तो अगर हम इसमें करंट I1 देखें तो हम सीधे तौर पे 20 -20/7/4 लिख सकते। ये I थ्रू 4 ओम आ गया। अगर हम ये वाला लिखना चाहते हैं I थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस, तब क्या करेंगे V1 -0, इट मीन्स कि सिंपली 20/7 -0/1। और अगर हम यही 2 से निकालना चाहते हैं तो I2 निकाल सकते हैं, तो V1 -0/2। V1 आपको पता है, ऑल्दो ये थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा उसके कंपैरिजन जब नॉर्मल करते, नॉर्मल सीधा करते 1 2 अच्छा 2/3 R4। ये समझाने के लिए मैंने लिखा कि एक्चुअली नोडल कैसे वर्क करता है ना। तो यहाँ तक बातें समझ आ गई। इसमें अगला अगर हम कुछ पॉइंट और कैलकुलेट करना चाहते हैं कि भाई अगर हमें R इक्विवेलेंट चाहिए होता, अगर हमें इसमें R इक्विवेलेंट चाहिए होता तो क्या कर सकते थे। देखो अगर हमें R इक्विवेलेंट चाहिए होता, ठीक है, तो भाई ये मेन करंट निकल गए, तो 20 अगर ये वाला हाई 4 लिख दूं वही R इक्विवेलेंट हो जाएगा क्या। ऑल्दो यहाँ पे R इक्विवेलेंट डायरेक्टली निकालना चाहता आसान है, बट यहाँ से मैं नोडल समझाने की कोशिश कर रहा था कि नोडल कैसे लिखते हैं, है ना। अब उस सवाल पे आते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, है ना। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसके लिए थोड़ी जगह बना लेते हैं। आई होप आपको बातें समझ आ रही होगी। ठीक है, अब देखिए इसी सवाल को सॉल्व करना है। अब देखो नोडल कैसे अप्लाई करेंगे। नॉर्मल होता तो फिर हमें सब कुछ यूज़ करना पड़ता, ठीक है, कि भाई कैसे क्या जंक्शन अप्लाई करो फिर लूप अप्लाई। यहाँ से सीधा देखो हमने क्या पता कि इसको 0 एज्यूम कर लो, जो नेगेटिव टर्मिनल है तो हमने इसको 0 एज्यूम कर लिया। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम 25 लिख सकते क्या, क्योंकि इस बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज सर्टेनली 25। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। ग्रेट। अब अगर ये 25 है, ये 25 लिख दिया हमने। अब अगर हम देखें तो दो जंक्शंस हैं हमारे पास, ये भी है और ये भी है, और इस लाइन पे हमें करंट पूछा गया है। डेफिनेटली इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, ठीक है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने का ये मतलब नहीं कि यहाँ पे करंट नहीं होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है, ये आइडल वायर है। तो आइडल वायर में करंट हो सकता है भी, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अगर हम ए बी की बात करते हैं तो सबसे पहला जो आपके पास ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि वी ए मस्ट बी इक्वल टू वी बी। वी ए मस्ट बी इक्वल टू वी बी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्लियर है। तो अब अगर वी ए वी बी दोनों बराबर है तो इसको हमने कुछ एज्यूम कर लिया, वी डैश एज्यूम कर लो। कर सकते क्या। अब सीधे नोडल यूज कर लेते हैं। तो इस पॉइंट से देखेंगे तो देखो हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा दिमाग लगाइए और समय भी बच जाएगा सर, है ना। देखो अगर हम यहाँ पे देखें, रंग बदल दे थोड़ा सा, हाँ। अब अगर आप देखोगे तो एक करंट इधर, एक करंट इधर, और यहां से जो करंट जाएगा वो बेसिकली इन दोनों का सम होगा। तो मैं यहां से लिखूं, इसको अगर I1 लिख दूं, इसको I2 लिख दूं, इसको I3 लिख दूं, तो नोडल के हिसाब से हम यहां पे I1 प्लस I2 प्लस I3 इट मस्ट बी इक्वल टू 0। मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए यहाँ तक, ये पक्के तौर पे 0 हो जाएगा जी, ठीक है। तो अगर ये 0 है तो देखो
I1 लिखने में कोई परेशानी नहीं है। तो देखो v, इसको हमने v डैश एज्यूम कर लिया, तो v डैश माइनस 25 अपॉन 2। फिर I2 की अगर हम बात करते हैं, इट इज सिंपली v डैश माइनस 0, क्योंकि यहाँ पे 0 है जी, यहाँ पे 25 था, तो v डैश माइनस 0 अपॉन 4 प्लस, अब I3, तो I3 बेटा इन दोनों का सम होगा क्या? I3 हमने यहाँ से लिखा है तो इन दोनों का सम होगा, और यहाँ पे पोटेंशियल हमें पता है, तो इन दोनों का सम लिखना हो, अब मेरी बात समझ रहे हैं ना, इसको A लिख दिया, इसको B लिख दिया अगर हमने, तो सर्टेनली I3 को A प्लस बी लिखा जा सकता है। तो अलग अलग ना करने की बजाय हम डायरेक्टली कर सकते थे। तो हम यहाँ से देखो, ये पोटेंशियल कितना है, वही V डैश है, तो V डैश माइनस 25 अपॉन 1 प्लस V डैश माइनस 0 अपॉन 3, इट मस्ट बी इक्वल टू 0। समझ आई क्या? तो ये हमने कैसे लिखा पता चला, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ये तुम्हें पता था, इसका उपयोग किया हमने, नोडल यूज कर लिया सर। तो ये दिस प्लस दिस प्लस दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि जंक्शन पे अपने आप उसमें से कोई एक नेगेटिव होगा या 2 हो जाएगा, बट I3 को हम इन दोनों का सम लिख सकते हैं, तो हमने ऐसा लिख दिया। अब देखिए, अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो बड़े आराम से हम V डैश तक पहुंच जाएंगे। आप इसको जरूर कैलकुलेट करिएगा, बहुत सिंपल सा इक्वेशन बनेगा। तो V डैश 18 वोल्ट आ गया। अब जैसे V डैश 18 वोल्ट आ गया, तो अब इससे क्या फायदा मिला हमें सर? अगर V डैश 18 वोल्ट आ गया तो देखो यहाँ से बड़े आराम से निकाल सकते कि ये 18, ये भी 18, कहीं से भी शुरू कर लो। अब यहीं से देखो, तो अब मैं यहाँ से इसको ऐसा लिखता हूँ, देखिएगा जो मेन क्वेश्चन था वो क्या था उसको देखते हैं। तो देखो ये जो पॉइंट है, ये 18 आ गया सर, ये भी 18 आ गया, ये 25 है और ये 0 है। तो अगर हम लोग देखें तो करंट लिख सकते कि हम सभी में, तो अगर मैं यहाँ पे करंट लिखना चाहता हूँ, ये करंट, तो कितना आ जाएगा 25 माइनस 18, तो 25 माइनस 18 अपॉन 2, तो 25 माइनस 18 अपॉन 2 मतलब 7/2, 3.5 हो गया। और अगर मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ तो 18 माइनस 0 अपॉन 4, तो 18/4 तो मतलब 4.5 एम्पियर हो गया सर। तो अब यहाँ से 3.5 है और यहाँ 4.5 है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये तब पॉसिबल होगा जब इधर से 1 एम्पियर का करंट जा रहा हो, ख़त्म कहानी। तो आपसे यही तो पूछा गया था कि ए और बी के बीच में कितना करंट है, तो तुरंत कहोगे ए और बी के बीच में, ए बी वाले वायर में वी हैव 1 एम्पियर करंट, और जो करंट का डायरेक्शन है ये B2A होगा। तो ये फ़ायदा है नोडल एनालिसिस का, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि बिना लूप रूल पे गए आप किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ मतलब जंक्शन रूल से ही कई चीज़ें कर सकते हैं। इवन कि अगर हम व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करें, ठीक है, अगर हम व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करते हैं तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, देखो हम उस रिजल्ट तक पहुँच लेते हैं पहले, कहीं से कोई पंगा नहीं होना चाहिए। देखो जो स्टैंडर्ड के लिए होता था वो भी आप देख लो, तो इससे पता लग जाएगा कि फुल प्रूफ ये प्लान है। जैसे ये R1 हो गया, मान लो ये R2 हो गया जी, इट इज़ R3, दिस वन इज R4 एंड दिस इज R5, ठीक है। तो अगर नोडल के हिसाब से देखें तो बस हाँ बैटरी लगाना पड़ता है हमें, तो हमने एक बैटरी लगा दीजिए, ठीक है, ये तो यहाँ पे V लिख दिया। तो अब देखो जो स्टैंडर्ड रिजल्ट था वो मीट कर पाता है कि नहीं, तो ये हमने ये 0 लिखा तो ये पक्के तौर पे V हो जाएगा, और ये V हुआ तो ये इसको हमने V1 और इसको V2 एज्यूम कर लिया। अब तो दोनों डिफरेंट है। अब देखो इक्वेशन कैसे लिखोगे। अब अगर आप यहाँ से देखें तो पहले इस जंक्शन के लिए लिख लेते हैं हम लोग नोडल, तो क्या आ जाएगा, देखो V1 माइनस V अपॉन R1 प्लस V1 माइनस V2 अपॉन R5 प्लस V1 माइनस 0 अपॉन R2, इट शुड बी इक्वल टू 0। एंड अगर दूसरे जंक्शन के लिए हम लोग लिखते हैं एनालिसिस पे, तो ये क्या आ जाएगा, V2 माइनस V अपॉन R3 प्लस V2 माइनस V1 अपॉन R5 प्लस V2 माइनस 0 अपॉन R4, इट मस्ट बी इक्वल टू 0। अब अगर हम बैलेंस्ड की बात करते हैं तो बैलेंस्ड में बड़े आराम से लिख सकते हैं कि भाई V1 मस्ट बी इक्वल टू V2, तो जैसे V1 इक्वल्स टू V2 पुट करोगे आप, जैसे V1 इक्वल्स टू V2 पुट करोगे ये चला जाएगा, ठीक है, वो बहुत ये पॉइंट पूरा पार्ट चला जाएगा। अब दोनों को जैसे रिलेट करेंगे यू विल फाइंड कि R1 बाय R3 मस्ट बी इक्वल टू R2 बाय R4। अब आजकल तो मौसम ऐसा चला हुआ है कि इसको रटने के लिए भी बड़े बड़े ट्रिक चल रहे हैं मार्केट में जी।
अब आप जेई मेन एंड एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए का रिलेशन होगा उसको भी रटने के लिए बड़े बड़े ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो कैसे काम चलेगा। एनीवे, तो यहाँ तो मेरे ख्याल से बातें समझ आ रही। अब फिर मान लो कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है और हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, यही इस्तेमाल कर लेंगे ना सर। अभी जो लिखा हमने ये इस्तेमाल कर लेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, दो इक्वेशन, ऑब्वियसली थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, तो अगर वो बैलेंस हम कहीं स्टार डेल्टा पे जाने की जरूरत नहीं, जैसे बट डेटा वो बहुत इस तरह से देंगे कि बड़ा आसान कैलकुलेशन होगा। तो जैसे V1 V2 निकल गया तो मेन ब्रांच का करंट निकल गया क्या सर, V1 V2 मिल गया तो सीधे सीधे मेन ब्रांच के करंट को हम I लिख सकते। तो I जो होगा वो तुरंत लिख दोगे V माइनस V1 अपॉन R1 प्लस V माइनस V2 अपॉन R2। मुझे लगता नहीं कि कोई भी पंगा होना चाहिए। और जैसे मेन ब्रांच का करंट निकल गया, आपके हाथ में है आर इक्विवेलेंट लिखना। अब तुरंत लिख सकते हैं आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट कैसे होगा, बैटरी का जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है डिवाइडेड में जो भी ये दिया हुआ है अपॉन दैट आई, खत्म। तो आपके पास अगर एक ऐसा व्हीटस्टोन ब्रिज है जो बैलेंस नहीं है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, तो कोई भी हमने एक एज्यूम कर लेना, एक इजी सा वी, और वहाँ से करंट निकाला और यहाँ से आर इक्विवेलेंट। बट ये जो मेथड है इसमें देखो कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। मान लो इस ब्रांच का करंट पूछा हो तो भी एनालिसिस बड़ा आसान होगा, यहाँ पूछा हो, ये जो भी करना हो आप कर सकते हो बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक बातें समझ आ गई सबको। अब इसका उपयोग करके आप डिफरेंट जो सर्किट्स हैं उसको आप एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए, सभी होता जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर आपसे मुलाकात होती है। ठीक है, ओके, थैंक यू।